टॉपिक है हमारा प्रोटीन्स। बायोकेमिस्ट्री में हमने प्रोटीन्स को स्टार्ट किया था। प्रोटीन्स के बारे में बताया था कि द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन आर अमीनो एसिड्स। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन क्या है भाई? अमीनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, और प्रोटीन बनाने के लिए एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। फिर आपने पढ़ा कि बहुत से एंजाइम्स भी प्रोटीन्स हैं, बहुत से क्या तकरीबन सब एंजाइम प्रोटीन्स के बने हुए। फिर आपने पढ़ा था कि 20 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, बुनियादी अमीनो एसिड्स हैं जो हर प्रोटीन में, एवरी प्रोटीन में पाए जाते हैं। और यही 20 इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है ये जेनेटिक कोडोन बनाते हैं, यानी कि आपका डीएनए और आरएनए बनाते हैं। डीएनए बताया था न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड है जिसमें राइबोज शुगर है। अगर राइबोज शुगर से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डिलीट हो जाएगा तो वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाएगा। और अमीनो एसिड को न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। जब अमीनो एसिड न्यूक्लियस के अंदर होगा तो न्यूक्लियस में उसकी मौजूदगी की वजह से उस अमीनो एसिड को न्यूक्लिक एसिड कहा जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। आज मैंने आपको पढ़ाना है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। क्या पढ़ाना है? फंक्शंस ऑफ प्रोटीन पढ़ाने हैं आपने। पेज नंबर क्या है? 15। मेरी बुक में पेज नंबर 14 है, तुम्हारे पास 15 और 14 ये पेज है। फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के काम क्या है हमारे जिस्म? Proteins present in cytoplasm as well as cell membrane of the cell without exception। ये एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसके अंदर सेल लिक्विड से भरा हुआ है। वो कह रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, और ये लिक्विड साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म। वो कह रहे हैं कि प्रोटीन हर जगह है, सेल मेम्ब्रेन में भी, साइटोप्लाज्म में भी, लिक्विड के अंदर भी डिसॉल्व है, और न्यूक्लियस के अंदर भी। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन है वो डीएनए और आरएनए की सूरत में बनती है। डीएनए और आरएनए वो न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो वो कह रहे हैं विदाउट एक्सेप्शंस, बिला शिरकते गैर, बिला शिरकते गैर, यानी कि कोई ऐसा सेल नहीं है किसी भी जानदार का जिसकी सेल मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में प्रोटीन ना। उसके अलावा वो बता रहे हैं कि मेमेलियंस मसल्स कंटेन 20% ऑफ द प्रोटीन। हमारा जो मसल्स है, जिस्म का हिस्सा है, गोश्त है, वो उसमें 20% प्रोटीन का हिस्सा है। ब्लड प्लाज्मा में 7% प्रोटीन होती है। ब्लड के बारे में आपको बताता चलूं, ब्लड जो है एक क्या है भाई? खून जो है ये एक सॉल्यूशन है। क्या है भाई? सॉल्यूशन है। इसको हम, ये एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट है इसका सेलुलर और दूसरा पार्ट है नॉन सेलुलर। क्या है भाई? नॉन सेलुलर। सेलुलर पार्ट में इसके सेल हैं जिसका नाम रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स हैं। और क्या है भाई? नॉन सेलुलर पार्ट में इसका लिक्विड यानी कि वाटर है, और इस वाटर को ब्लड का प्लाज्मा भी कहते हैं। ब्लड का प्लाज्मा भी कहते हैं। याद रखिएगा, इस नॉन सेलुलर पार्ट में जो खून का वाटर है, जो पानी का लिक्विड हिस्सा है,
इस नॉन सेलुलर पार्ट में ब्लड के सेलुलर हिस्से रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी इस अंदाज से डिसॉल्व हुए हैं कि वो जैसे पानी नमक में हल हो जाता है ऐसे हल है। आप खून के कतरे को हाथ पर मसलें तो आपको कोई सेल महसूस नहीं होता। खून के अंदर आयरन है, आपको आयरन के जर्रे नहीं फील होते। खून के अंदर ऑक्सीजन है, उससे बुलबुले बन के ऑक्सीजन नहीं निकल रही होती। बोतल का ढक्कन खोले तो गैस निकल रही होती है। खून का ढक्कन खोलो मतलब सिरिंज में निकालो तो कोई गैसेस आपको नजर नहीं आती टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ये नॉन सेलुलर पार्ट में इसका सेलुलर पार्ट डिसॉल्व है। तो इस वाटर के अंदर ना सिर्फ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट डिसॉल्व हैं बल्कि इस ब्लड के लिक्विड में मुख्तलिफ प्रोटीन्स भी डिसॉल्व हैं। तो इसको कह रहे हैं कि ब्लड का प्लाज्मा यानी ब्लड का लिक्विड पार्ट 7% प्रोटीन्स रखता है। काउ के मिल्क में 3.5% प्रोटीन होती है। सीरियल कहते हैं दाल दलिए को, दाल दलिया जिनके हम दलिए इस्तेमाल करते हैं जैसे चावल का दलिया, गंदम का दलिया, जौ का दलिया, इनमें क्या होता है 12% प्रोटीन है। उसके अलावा बीन्स कहते हैं लोबिया को, नट्स और पल्सेस दालों को नट्स कहते हैं। गिरी वाले फल जैसे बादाम की गिरी, मूंगफली, चिलोजा कंटेन 20% प्रोटीन, इनमें 20% प्रोटीन होता है। तो ये तो प्रोटीन की अक्रेस बता दी उन्होंने। आपको बता रहे हैं बिसाइड फॉर्मिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी एंड इंपॉर्टेंट फूड कंस्टिट्यूएंट्स एज वेल, बिसाइड इलावा अजी फॉर्मिंग ये बनाते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हमारे जिस्म की साख्त के अंसर, यानी हमारे जिस्म का स्ट्रक्चर मोस्टली हड्डियों के पास गोश्त से बना हुआ है। एंड इंपॉर्टेंट फूड कॉन्स्टिट्यूएंट एज वेल, और ये इसके साथ साथ हमारे फूड खुराक का अहम जुज भी है। जाहिर सी बात है आपकी खुराक में बेशतर हिस्सा प्रोटीन का है, खा वो जानवर के गोश्त की शक्ल में हो या दालों की शक्ल में हो या गंदम की शक्ल में। They are also present in daily use articles such as silk, leather and wool. They are also present, ये भी पाए जाते हैं इन डेली यूज आर्टिकल, रोजमर्रा की इस्तेमाल की अशिया में। डेली रोजमर्रा यूज इस्तेमाल वाली आर्टिकल अशिया में भी होती है प्रोटीन। मिसाल के तौर पर सिल्क रेशम में प्रोटीन होती है, लेदर चमड़े में प्रोटीन होती है, एंड वूल और ऊन में भी प्रोटीन होता है। अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस का एक ऐसा ग्रुप है कॉल्ड एंजाइम, जिसको हम एंजाइम कहते हैं, विच आर बायोकैटालिस्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी के बायोकैटालिस्ट हैं, वो हमारी बॉडी के बायोकैटालिस्ट हैं और वो भी प्रोटीन के बने हुए हैं। एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन इन नेचर, शिद्दत से प्रोटीन के बने हुए हैं। ये पेपर में सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में कि एंजाइम्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट के बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं, नॉन प्रोटीन के हैं, फैट्स के हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हार्मोनल इफेक्ट। क्या है भाई? हार्मोनल इफेक्ट। बहुत से हार्मोन्स आपकी बॉडी में प्रोटीन इन नेचर हैं। क्या है भाई? प्रोटीन नेचर। Many of hormones, बहुत से जिस्म के हार्मोन which regulate the chemical and other processes, जो केमिकल और दूसरे प्रोसेस हमारे जिस्म में रेगुलेट करवाते हैं, बाकायदा करवाते हैं, यानी हमारे जिस्म का निज़ाम चल रहा है, और ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर, वो भी प्रोटीन के बने हुए हैं। जैसे कि इंसुलिन है, प्रोटीन हार्मोन है जो खून में शुगर की मिकदार को कम करता है। आगे आ गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या आ गया? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट चीज है, और से समझिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इससे भी ऑब्जेक्टिव आती है बेतहाशा। शुरू के हर बुक के शुरू के 5-5 चैप्टर बहुत अहम हैं। जो बच्चा इन बुक्स के 5-5, 6-6 चैप्टर्स को अच्छे से कर लेगा, उसको पास होने की जमानत मैं देता हूँ। इंशाल्लाह वो पास हो जाएगा। मेहनत आपने करनी है, रास्ता हमने बताना है। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में सबसे पहले जो आएगा वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 किस्म का है। पहला है प्राइमरी,
दूसरा है सेकेंडरी, सेकंड से, सेकंड का मतलब दूसरा। तीसरा है टर्शरी, चौथा है क्वार्टरली, एक चौथा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरली स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। Each type of protein, हर किस्म की प्रोटीन कंटेन रखती है a specific number of amino acids. Different kinds of protein have different shapes, are related to their particular function in life processes. वो कह रहे हैं कि याद रखिएगा, प्रोटीन अगर पौधे की है, दाल की है, लोबिया की है, गोश्त की है, बकरे की गोश्त की प्रोटीन अलग, उसका स्ट्रक्चर अलग, उसका रंग अलग, उसका जायका अलग। मुर्गी की गोश्त की प्रोटीन अलग, दाल की प्रोटीन अलग, चने की अलग, लोबिया की अलग, हर चीज की प्रोटीन अलग है। यही बात वो कह रहे हैं कि each type of protein contain a specific number of amino acids. हर प्रोटीन में जो भी प्रोटीन है उसमें अमाइनो एसिड्स की तादाद स्पेसिफिक है, मखसूस है, मुख्तलिफ है। आपको बताया जैसे ये दीवार इमारत की ईंटों से बनती है, इस तरह प्रोटीन की इमारत अमाइनो एसिड से बनती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अमाइनो एसिड्स की तादाद बदलने से, उनका सीक्वेंस बदलने से प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल जाता है। जैसे कोई कैसी भी बिल्डिंग हो, नई हो या पुरानी हो, जदीद हो या कदीम हो, उसमें सिर्फ ईंटें ही हैं, ईंटें और सीमेंट से बनी, लेकिन ईंटों की तरतीब बदलने से, स्टाइल बदलने से बिल्डिंग का स्टाइल, नक्शा ही बदल जाता है। उसमें क्या है, हम फिर कहते हैं यार कारीगर ने क्या कारीगरी की है, हालांकि माल तो वही है जो आपके घर में भी लगा हुआ है, पर आपका घर सीधा सीधा कमरे हैं, उन्होंने चनावे वाला पता नहीं क्या क्या कर दिया उन्हीं ईंटों और सीमेंट से। तो यही काम अमाइनो एसिड करते चले जाएंगे और प्रोटीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरली होती चली जाएंगी। तो यही बात वो कर रहे हैं कि हर प्रोटीन में अमाइनो एसिड के नंबर, तादाद स्पेसिफिक है, मखसूस है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स हैव डिफरेंट शेप्स, मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, जैसे मुख्तलिफ बिल्डिंगों की मुख्तलिफ शक्लें हैं, इस तरह जैसे जैसे अमीनो एसिड जुड़ेंगे वैसे वैसे प्रोटीन की शेप हो जाएगी। टू देयर पर्टिकुलर फंक्शन इन लाइफ प्रोसेसेस, और उनकी ये शेप हमारी जिंदगी के प्रोसेसेस, जिंदगी के अमल के दौरान, यानी जिंदगी जो हमारी चल रही है इसके दौरान वो पर्टिकुलर फंक्शन रखती है। जो जिस शेप की बिल्डिंग होती है उसी शेप का वहां पे काम होता है। दुकान की शेप की बिल्डिंग में दुकान खुलती है, कोई मकान डाल के नहीं बैठता, बेड तो नहीं बिछा लेता ना दुकान में। तो जिस तरीके की अमीनो एसिड जुड़कर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो वैसा ही काम, फंक्शन हमारे जिस्म में परफॉर्म करेंगे। ठीक है भाई। प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट सेवरल लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैव रखते हैं डिफरेंट, मुख्तलिफ, सेवरल बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ स्ट्रक्चर रखते हैं। लेवल कहते हैं दर्जे, यानी इनकी अगर दर्जा बंदी की जाए तो इनकी कई अक़साम बनती हैं, मगर इनको चार बड़ी अक़साम में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रोटीन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। डेफिनेशन ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, ये सबसे अहम है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर सीक्वेंस होता है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ डबल ए। डबल ए का मतलब ए से अमीनो, ए से एसिड। लीनियर कहते हैं सीधा, स्ट्रेट, जैसे स्ट्रेट चेन कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे ना आपने पीछे कि भाई आर जो है वो स्ट्रेट चेन कार्बोहाइड्रेट्स है या फलां है। तो इस तरह लीनियर कहते हैं सीधा, सीक्वेंस कहते हैं तसलसल। अगर अमीनो एसिड का तसलसल, जैसे मैंने ये डबल ए डबल ए डबल ए डबल ए डबल ए डबल ए जोड़ता चला गया अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड के साथ, और एक लाइन में इनमें कोई बल ना आए, खम ना आए, ये मुड़े ना, लिपटे ना, दोहरे ना हो, सर्कल ना बनाए, लीनियर रहे, एक लाइन में चले जैसे चूटियां चलती हैं, तो इसको लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स कहते हैं। और ये प्राइमरी प्रोटीन्स की खसूसियत है कि उनमें अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, लीनियर सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं।
यानी एक इमारत सीधी एक दीवार खड़ी हुई है, ठीक है। तो अमाइनो ग्रुप इज ऑन वन साइड। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई, लीनियर सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का। अब उसको डिटेल बता रहे हैं इसके स्ट्रक्चर की कि इसमें अमाइनो ग्रुप, आपने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर मैंने बताया था वो क्या होता है, सी जो अल्फा कार्बन है उसके साथ एसिडिक ग्रुप सी डबल एच ग्रुप लगा हुआ है, H लगा हुआ है, NH2 अमाइन ग्रुप लगा हुआ है और R लगा हुआ है। R का मतलब कुछ भी इधर होगा। तो अमाइनो ग्रुप इज ऑन द वन साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इज ऑन राइट हैंड साइड। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने इस पिक्चर में इस स्ट्रक्चर में अमाइनो ग्रुप नीचे लगा दिया, लीनियर प्रोटीन में ये राइट साइड पर ये हो जाता है, लेफ्ट साइड पर NH2 हो जाता है, अमाइन ग्रुप हो जाता है, हाइड्रोजन वैसे ऊपर, और R ये जो साइड चेन है रिप्रेजेंटेटिव है किसी का भी, ये नीचे हो जाता है। NH2 लेफ्ट साइड पर, COOH राइट साइड पर, ठीक है। स्ट्रक्चर इस तरीके से बदल जाता है राइट हैंड साइड। अब इसकी लेंथ कितनी होती है, लंबाई, ये लीनियर सीक्वेंस है, सीधा चलने वाली एक चेन है, लेकिन इसकी लंबाई क्या है। यहां पर एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं, असद साहिब, वो पूछ रहे हैं कि सर लीनियर सीक्वेंस में जो चेन बनती है अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है, क्या वो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। मेरे भाई मैंने आपको 1000 बार ये बात बता चुका हूँ, बार दोहरा चुका हूँ कि अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है, लिपिड दूसरे लिपिड से ईस्टर बॉन्ड से जुड़ता है, कार्बोहाइड्रेट दूसरे कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ता है। बेशक वो 1 लाख जुड़ जाए, 10 करोड़ जुड़ जाए, 2 जुड़ जाए, उनमें बॉन्ड की किस्म एक ही होगी, ठीक है। ये पेपर में सवाल आता है कि मैंने कल भी बताया था कि कौन कौन सा किस किस बॉन्ड से जुड़ता है। लेंथ इज वेरी अकॉर्डिंग टू प्रोटीन, इनकी प्राइमरी प्रोटीन्स की लेंथ जो है ये वेरी करती है, बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू प्रोटीन के मुताबिक, यानी जैसी प्रोटीन होगी उतने ज्यादा अमीनो एसिड जुड़े होंगे। लेंथ ऑफ चेन डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ प्रोटीन व्हिच इज अंडर डिस्कशन। वो कह रहे हैं कि फिर जितने अमीनो एसिड जुड़े होंगे उतनी लंबी चेन की लेंथ हो जाएगी, उतनी लंबी चेन की लेंथ हो जाएगी, और जो प्रोटीन हम डिस्कस कर रहे होंगे उसकी लेंथ जितनी लंबी होगी उतनी लंबी उसकी चेन होगी। बट इट मस्ट बी पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन। वो कह रहा है कि बट लेकिन इट मस्ट बी, इसको जरूर होना चाहिए पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन। पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग, पॉली मीन मैनी, पेप्टाइड मीन पेप्टाइड कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई चेन होनी चाहिए, यानी हर अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में बंधन बना हुआ, बेशक कितना ही लंबा बंधन है। नो एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कोई एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हम कहते हैं इसमें इजाफी हाइड्रोजन अटैच हैं, प्राइमरी में नहीं है। इजाफी हाइड्रोजन प्राइमरी में अटैच नहीं है। याद रखना कि प्राइमरी को सेकेंडरी से यही चीज डिफरेंशिएट करती है कि सेकेंडरी भी लीनियर सीक्वेंस है। सेकेंडरी भी क्या है, लीनियर सीक्वेंस है, और इसमें इजाफी तौर पर एडिशनल हाइड्रोजन्स ऐड हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐड है, इजाफी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि प्राइमरी में इजाफी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अमीनो एसिड एक सीक्वेंस में लीनियर सीक्वेंस से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक्स्ट्रा से क्या मुराद, जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, इस तरह एक की बजाय 2, 3, 4 इजाफी हाइड्रोजन हो सकते हैं। समझ आ रही है बात, आगे हम पढ़ेंगे मजीद समझ आते हैं। प्राइमरी में लिखा हुआ है नो एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कोई इजाफी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, एंड इट इज प्रेजेंट इन अदर स्ट्रक्चर, और ये दूसरे स्ट्रक्चर में भी एस होता है, एज इट इज प्रेजेंट इन अदर स्ट्रक्चर, एंड नहीं यहाँ पर एज है। एज का मतलब जैसा कि दूसरे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनी प्रोटीन्स में एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इस तरह प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं है।
ओनली कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड जो कि पेप्टाइड बॉन्ड है, जो अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के दरमियान है, सिर्फ वो ही प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एक्स्ट्रा बॉन्ड्स नहीं होते। अब आगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, डेफिनेशन क्या है? द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स की ऐसी बाकायदा तरतीब दैट के वो लोकेटेड है, पाए जाते हैं नियर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ करीब करीब पाए जाते हैं। क्या मतलब? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? इन अ लीनियर सीक्वेंस, एक लीनियर सीधी तरतीब से जुड़े हुए। प्राइमरी में भी सीधी तरतीब थी, करीब करीब थे, अमीनो एसिड थे, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए थे। सेकेंडरी में भी लीनियर सीक्वेंस था। तो पता कैसे चलेगा क्या प्राइमरी क्या सेकेंडरी? वो कह रहे थे लीनियर सीक्वेंस में जुड़े हुए, और these arrangements are termed as secondary structure of polypeptide। इन अरेंजमेंट को सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। लेकिन फर्क उन्होंने ऊपर प्राइमरी पढ़ाते हुए बता दिया कि प्राइमरी प्रोटीन्स में एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रॉस है, नहीं होती। सेकेंडरी में एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, टर्शियरी में एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्वार्टरनी में एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी से इस तरीके से मुख्तलिफ हो गए आपस में। नेक्स्ट आ गया टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर का मतलब ये है इट्स ओवरऑल 3 डायमेंशनल शेप complex secondary structure will take on 3 dimensional structure। वो कह रहे हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रेट होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी स्ट्रेट होता है। लेकिन अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, अगर वो 3 डायमेंशंस में तरतीब ले ले खुद को 3 डायमेंशंस में, डायमेंशन कहते हैं सिमट्री, 3 सिमट्री स्ट्रक्चर बना ले। देखो अगर कोई चीज ऐसे जमीन के ऊपर पड़ी है तो हम कहेंगे ये लेटी हुई है, बांस सीधा खड़ा है तो हम कहेंगे ये खड़ा है। और अगर कोई ऐसे लटका हुआ हो, मुड़ा हुआ हो, ना वो खड़ा है ना वो लेटा हुआ है, ये तीसरी पोजीशन है। किसी भी शख्स की, किसी भी चीज की 3 पोजीशन हो सकती है, या वो सीधे खड़ा हो सकती है, या लेट सकती है, या लटकी हो सकती है, ठीक है, टेढ़ी हो सकती है, तिरछी। तो ये x है, ये y है और ये z एक्सिस है। ये 3 डायमेंशन है, डायमेंशन नंबर 1, 2 एंड 3। अब देखो अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर हो वो सीधा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो भी सीधा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है सीधे की बजाय 3 सिमटी है, सीधे की बजाय 3 सिमटी, यानी वो सीधा भी, लेटा भी है, खड़ा भी है और लटका हुआ भी है, झुका हुआ भी है। इसको कहते हैं 3 सिमटी। यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो लीनियर सीक्वेंस था, एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अपने आप को 3 सिमटी स्ट्रक्चर में ऐड कर लेगा, तो इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये टर्शियरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। टर्शियरी प्रोटीन कैसी होती है? सेकेंडरी प्रोटीन कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को 3 डायमेंशन, 3 सिमटी, डायमेंशन मतलब है 3 सिमटी स्ट्रक्चर में अपने आप को बांट देती हैं, स्ट्रेट होने की बजाय। पहला था स्ट्रेट, ये क्या है? 3 सिमटी। अब स्ट्रेट तो नहीं रहा ना, यूं हुआ, यहां मुड़ा, फिर इधर को भी हो गया। क्लियर है? 3 सिमटी स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है सेकेंडरी प्रोटीन, विल टेक ऑन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है। टेक ऑन का मतलब टेक ऑन कर लेता है, यानी इस पर हावी आ जाता है 3 डायमेंशनल का स्ट्रक्चर। इन विच, जिसमें देयर इज फोल्डिंग, उसको ऐसा करने के लिए 3 सिमटी स्ट्रक्चर बदलने के लिए स्ट्रेट प्रोटीन के स्ट्रक्चर को फोल्ड भी होना पड़ता है। फोल्ड का मतलब दोहरा होना पड़ता है, लूप मुड़ना भी पड़ता है, बाइंडिंग और लूपिंग एंड बाइंडिंग ऑफ चेन, और फिर वो मुड़कर अपनी चेन को दूसरे हिस्सों से बाइंड भी करती है, आपस में दूसरे हिस्सों से जोड़ती भी है। इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर,
इंक्लूडिंग और उसमें शामिल होता है ऑल ऑफ इट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसके सेकेंडरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर का हर हिस्सा झुकता भी है, मुड़ता भी है, फोल्ड भी होता है और फिर आपस में जुड़कर तीन सिम्पटी स्ट्रक्चर बना देता है, जो कि पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जो कि पहले स्ट्रेट था और उसमें एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी थी। प्राइमरी स्ट्रक्चर स्ट्रेट था, एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी। टर्शियरी स्ट्रक्चर स्ट्रेट नहीं रहा, मुड़ गया, तुड़ गया, फोल्ड हो गया और तीन सिम्पटी हो गया, एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी थी। The final shape may be a globe or an irregular shape। वो कह रहे हैं कि इसकी फाइनल शेप एक ग्लोब की तरह भी हो सकती है या एक इरेगुलर शेप भी हो सकती है। ग्लोब कहते हैं एक गोल चीज को और इरेगुलर कहते हैं एक बेकायदा शक्ल, कोई भी शक्ल ले सकता है जिसकी तीन सिमतें होंगी, तीन रूफ होंगे। समझ रहे हैं बात? And it is entirely determined by intermolecular forces। और इसकी शेप इज होती है entirely determined, मुकम्मल तौर पर या बुनियादी तौर पर हम इसकी शेप का पता लगा सकते हैं by intermolecular forces। इस प्रोटीन के अमीनो एसिड्स के दरमियान जो मॉलिक्यूल्स को कशिश करने की फोर्सेस हैं, इंटर कहते हैं माबैन, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के माबैन जो कशिश कुव्वते कशिश की फोर्सेस हैं, ताकतें हैं, उनकी बुनियाद पर जितनी ज्यादा होंगी कशिश की ताकतें उतना मॉलिक्यूल करीब करीब होगा, जितनी कम होंगी उतना दूर दूर होगा। एंड बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नोन एज प्रोटीन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। वो कह रहा है कि और इसमें जो पॉलीपेप्टाइड के बॉन्ड्स हैं यानी पेप्टाइड बॉन्ड जो कि बेतहाशा हैं, हर अमीनो एसिड के साथ जुड़े हुए हैं, पॉली का मतलब मैनी, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सा पेचीदा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस कॉम्प्लेक्स या पेचीदा स्ट्रक्चर को हम टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। इसकी मिसाल है मायोग्लोबिन। क्या मिसाल है भाई? टर्शियरी प्रोटीन की मिसाल क्या है? मायोग्लोबिन। ये पेपर में भी आता है, एग्जांपल ऑफ द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपने ठीक करना है मायोग्लोबिन। वहां लिखा होगा मायोग्लोबिन के साथ एक मिलता जुलता है हीमोग्लोबिन। क्या है भाई? हीमोग्लोबिन। अब बात जहन में याद रखो, ग्लोबिन ग्लोबिन ग्लोबिन, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। मायो का लफ्ज कहीं भी आ जाएगा, MYO, मायो, मायो मीन मसल्स, मायो मीन मसल्स, खसूसी तौर पर स्केलेटल मसल, हड्डियों के साथ जुड़े हुए मसल्स, स्केलेटल मसल्स। तो मायोग्लोबिन यानी मसल्स की प्रोटीन जो हड्डियों के साथ जो जुड़ा हुआ है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। कौन सा है? टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मैंने आपको बहुत पहले एक बात बताई थी, हीम का लफ्ज कहीं भी आ जाए, हीमिया, ईमिया, ईमिक, हीमिक, इसके मायने थे ब्लड। क्या मायने थे? ब्लड। तो हीमोग्लोबिन ब्लड की प्रोटीन, हीम मीन ब्लड, ग्लोबिन मीन प्रोटीन। मायोग्लोबिन मसल की प्रोटीन, हीमोग्लोबिन ब्लड की प्रोटीन। लेकिन हीमोग्लोबिन टर्शियरी स्ट्रक्चर की मिसाल नहीं है। टर्शियरी स्ट्रक्चर की मिसाल क्या है? मायोग्लोबिन। अब आप कहेंगे सर हमने मायोग्लोबिन तो कभी सुना नहीं, हीमोग्लोबिन तो सुना है, इसकी हीमोग्लोबिन या एचबी कम हो गई। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, हीम उसके मकाम का नाम है, हीम का मतलब ब्लड है। जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में दूसरे में बताया था कि हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट ओवर द काउंटर और प्रेस्क्रिप्शन ड्रग में बताया था, एक प्रेस्क्रिप्शन ड्रग थी हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, हाइपो मीन कम करने वाली, ग्लाइक मीन ग्लूकोज का लेवल, फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था। इमिक मीन, ईम मैंने बताया था ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने वाली दवा को, एजेंट्स को हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट कहते हैं। इस तरह हीम या ईम मीन ब्लड, ग्लोबिन मीन प्रोटीन, ब्लड की प्रोटीन, मायो मीन मसल, ग्लोबिन मीन प्रोटीन। जो स्टूडेंट रोज पढ़ लेगा, जो बातें मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ बुक से हटकर, ये कहानियां नहीं होती, ये पेपर में आती हैं। जो इनको नोट करके अपने नोट्स बना लेगा, जब वो अपना लेक्चर तैयार करेगा बुक से और मेरी बातें उसके जहन में आएंगी तो लेक्चर याद करना आसान है। अगर सर्दी की वजह से हाथ बांध कर बैठे रहेंगे, वो खुलेंगे ही नहीं, तो घर जाके बुक भी नहीं खुलेगी उन बंद हाथों से। अगर खुलेगी तो कुछ याद नहीं होगा कि क्या बताया,
क्योंकि आप मशीन नहीं है ना कंप्यूटर है जो एक एक लफ्ज याद रख ले, ठीक है भाई, इसलिए नोट्स बनाना अपने बहुत जरूरी होते हैं। बहरहाल अल्लाह आप लोगों का भला करे, जो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ रहा वो टाइम जाया कर रहा है, बेशक इधर आप 4 घंटे की क्लास ले रहे हो उसमें। It has been calculated, ये पता लगाया गया है, that if the chain of myoglobin could be extended, the length of its molecule would be 20 times its width। वो कह रहे हैं कि ये अंदाजा कैलकुलेट किया गया है that अगर if a chain of myoglobin के मायोग्लोबिन टर्शरी प्रोटीन के मॉलिक्यूल की एक चेन, जितनी अमीनो एसिड से जुड़े हुए एक चेन बनाता है, उस चेन को अगर हम लंबा करें, खोलें, क्या करें भाई, खोलें, तो उसकी लंबाई उसकी मोटाई से 20 गुना ज्यादा होगी, 20 गुना ज्यादा होगी। आप गोश्त खाते हैं, उसका एक रेशा निकालें जो बाल की तरह का धागा होता है, वो प्रोटीन का एक रेशा है, एक चेन है, उसको अगर खोलेंगे तो उसकी मोटाई कितनी सी है, लेकिन वो उससे 20 गुना लंबी अमीनो एसिड की चेन से जुड़ी हुई है। अब चौथा और आखिरी है क्वार्टरनी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वार्टरनी स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर क्या खासियत है जो इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी से डिफरेंशिएट करती है? डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन क्या है टर्शरी स्ट्रक्चर की? डेफिनेशन ये है, एसोसिएशन ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स नॉट फाउंड इन ऑल प्रोटीन। एसोसिएशन यानी कि ये जुड़े हुए हैं मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड। मल्टीपल का मतलब है बेतहाशा, कई एक, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड्स नॉट फाउंड इन ऑल प्रोटीन, जो कि हर प्रोटीन में नहीं होते। क्या बात हुई, शुरू से बताता हूं दोबारा से। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो था वो लीनियर प्रोटीन थी, एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी लीनियर प्रोटीन थी प्लस इजाफी हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे। टर्शरी स्ट्रक्चर जो था वो 3 डायमेंशनल हो गया और पॉलीपेप्टाइड का चेन बनाई उसने। किसकी चेन बनाई? पॉलीपेप्टाइड की एक चेन बनाई। कितनी चेन बनाई? एक सिंगल चेन बनाई। और टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ये लीनियर स्ट्रक्चर प्राइमरी में किसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहले लीनियर प्रोटीन की, इजाफी हाइड्रोजन ऐड हुए, फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, फिर क्या बनी? 3 डायमेंशनल हो गई। क्या हो गई? थ्री डायमेंशनल हुई, यहां तक ये टर्शरी प्रोटीन हो गई। क्वार्टरनी बनने के लिए इसने कई पॉलीपेप्टाइड चेन्स अपने ऊपर जोड़ ली, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कई चेनें अपने ऊपर चिपकाता गया, टैगे लगाता गया। इसको कह रहे हैं मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या कह रहे हैं? मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन। एसोसिएशन ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन, ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन, मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन की एसोसिएशन है, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ी हुई हैं जो 3 डायमेंशनल हैं और इजाफी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। टर्शरी प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन थी, लेकिन वो एक थी, मल्टीपल नहीं थी, 3 डायमेंशनल थी, इजाफी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रेट थी, 3 डायमेंशनल नहीं थी, इजाफी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रेट थी, इजाफी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी। नॉट फाउंड इन ऑल प्रोटीन, वो कह रहा है कि क्वार्टरनी स्ट्रक्चर जो है हर प्रोटीन में नहीं होता। द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड क्वार्टरनी स्ट्रक्चर। अब वो बता रहे हैं कि द स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म जो बनता है बाय एग्रीगेशन, जुड़ जाने से, इकट्ठे हो जाने से, मिल जाने से, ऑफ सच पॉलीपेप्टाइड चेन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो टर्शरी स्ट्रक्चर की थी। जब कई टर्शरी स्ट्रक्चर की पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में एग्रीगेट कर जाएंगी, जुड़ जाएंगी, इसके नतीजे में जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्वार्टरनी प्रोटीन कह रहे हैं। एग्रीगेशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के मिलने से ये बन गया है। इज कॉल्ड क्वार्टरनी स्ट्रक्चर, इसको क्वार्टरनी स्ट्रक्चर कहते हैं। द एग्रीगेशन ऑफ सच पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म वन फंक्शनल मैक्रोमोलेक्यूल। वो कह रहा है कि ये एक एक टर्शरी प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो था, जो कि
पॉलीपेप्टाइड चेन थी, कई पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया? बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, मैक्रो मॉलिक्यूल बन गया। और इस मैक्रो मॉलिक्यूल के बनने से एक फंक्शनल मॉलिक्यूल बनता है, यानी इतना बड़ा प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है और ये फंक्शनल भी होता है। क्या होता है भाई? फंक्शनल। फंक्शनल कहते हैं कि ये कारआमद भी होता है, बेकार नहीं होता, सुस्त नहीं पड़ जाता। Each polypeptide chain is called subunit और इसका हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो सब यूनिट कहलाता है। और इसकी मिसालें हैं हीमोग्लोबिन एंड कोलेजन। हीमोग्लोबिन एंड कोलेजन। हीम मीन ब्लड, ग्लोबिन मीन क्वाटरनी प्रोटीन ऑफ द ब्लड जो ऑक्सीजन को कैरी करती है, और कोलेजन वो प्रोटीन है, कोलेजन वो प्रोटीन है जो कि आपके जख्म के ऊपर करंट बनाती है। आपका जख्म जो भरता है उस पे जो करंट आता है, आप गौर करें, पहले बारीक तह चढ़ती है, फिर वो तह मोटी पे मोटी होती चली जाती है। पहले टर्शरी प्रोटीन की तह चढ़ती है, फिर ये प्रोटीन तह दर तह मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, करंट बहुत मोटा हो जाता है, वहां से ना पानी अंदर जाता है, ना हवा, ना बैक्टीरिया। जब जख्म सही हो जाता है तो वो कोलेजन वहां से खुद ब खुद रिमूव हो जाता है। तो ये कोलेजन है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म हुआ। अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात समझ नहीं आई, मुझसे सवाल करे, मैं आपके जवाब दूंगा।